जिन बच्चों ने क्या हुआ, मैं चाहूंगा कि आप सब वो ज्वाइन लाजमी करें ऐसे की क्लास, बिगिनर वाले भी, क्योंकि अब मैं बिगिनर्स वालों को भी उधर ही डालने वाला हूँ कुछ दिनों तक। ठीक है, मैंने जस्ट आपको इकोनॉमी पढ़ाना है और इकोनॉमी के बाद मैंने बिगिनर्स वालों को भी उधर ही डालना है, एक्सपर्ट वालों के साथ ही। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये जो एडवांस लेवल की आप क्लास करवाते हैं इससे की किस टाइम हो रही है? पहले तो 10 बजे हो रही थी शायद। ये पहले कुछ 6-7 महीने पहले स्टार्ट हुई थी। जो बच्चा मुझसे ऐसे पढ़ता जाता है मैं ऐसे उधर डालता जाता हूँ। ठीक है। अब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि आप सबके आपको पता है टेस्ट भी चल रहे हैं, कोई सब्जेक्ट भी पता नहीं किधर किधर टांगे अटकी हुई हैं हमारी। तो उस सिनेरियो में ना मैंने फिर बच्चों को क्या कर, पहले क्लास ना डेली होती थी, ऑल्टरनेट डेज पर होती थी बड़ी बाकायदगी के साथ, कोई 5-6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। तो लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम पर ना फिर जैसे सब्जेक्ट्स हमारे थोड़े से डाइवर्सिफाइड हुए, तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया डेली बच्चों के साथ काम चेक करके देना। और डेली तो मैंने ना क्या किया कि मैं बच्चों को सेंड कर देता था एसेस, और बच्चे करके मुझे वापस सेंड कर देते थे, बट मुझे ना इसका मजा नहीं आता, मैं आप सच बात बताऊं। तो आई लाइक टू हैव अ लॉट ऑफ क्लासेस एंड लॉट ऑफ डिस्कशंस एंड लॉट ऑफ वर्क। तो इस सिनेरियो में मैंने फिर सोचा है कि अब से डेली आपके साथ ये हर ऑल्टरनेट डे पर होगी। क्रिमिनोलॉजी की क्लास जी 7:30 बजे होती है। क्रिमिनोलॉजी ऑल्टरनेट डे पर होगी, कल क्रिमिनोलॉजी की क्लास थी, आज आपके साथ एसए है। उसके बाद फिर आपके पास वेनेसडे को क्रिमिनोलॉजी की क्लास होगी, फ्राइडे को आपके पास फिर से एसए है, और सैटरडे को फिर से क्रिमिनोलॉजी की क्लास हो जाएगी। तो ये 3 दिन आपकी क्रिमिनोलॉजी की क्लास हो जाएगी, और 2-3 दिन हम एसए को डिस्कस कर लेंगे, ताकि 7:30 बजे है। उसमें मैं चाहूंगा कि आप सब ज्वाइन करें, क्योंकि ये एक ऐसी बेसिक क्लास है जिसमें हमारे एसए के बच्चे जो है ना, लास्ट ईयर, अगर मैं अक्सर आपको आपके साथ पता नहीं लास्ट ईयर का कोई बच्चा बैठा हुआ है हमारे पास, नहीं है। ठीक है, लास्ट ईयर में मेरे जितने भी बच्चे पेयर हुए हैं ना, उनमें से 98% इसी बैच के पास हूँ। ठीक है। और टेस्ट सेशन के तो काफी बच्चे हमारे पास हों, 15-20 बच्चे मेरे वहां से निकले हैं। तो और उस टेस्ट सेशन को मैंने और ज्यादा एडवांस कर दिया, जो कि आपके साथ एमपीटी के बाद स्टार्ट होगा, आपने भी वो देने हैं। ठीक है। तो दिन रात आपके टेस्ट होंगे, यानी एक दिन में आपने 4 सवाल लिखने होंगे, पेपर वाला हाल होगा। ठीक है, 2 सवाल सुबह और 2 शाम को। तो ये इस तरीके से आपको मैं दूंगा, बड़ा मजा आएगा आपको। सही है। तो ये होगा। तो मैं आप सबको ये कहूंगा कि आपने ज्वाइन वो लाजमी करनी है, क्योंकि वहां से ना इतने हमने टेक्निकल एसेस को अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करना है, और सीएसएस 2025 में भी। आई एम नॉट सेइंग दिस, बच्चों ने कहा था कि हमने 2 से 3 एसेस जो कि सीएसएस 2025 में आए थे, हम वो कर चुके थे। ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं रामदेव बाबा हूँ या मुझे कोई काला इल्म है। इतने ज्यादा एसेस हमने 150-200 ऐसे किया था, तो कोई ना कोई तो तुक्का लग ही जाता है ना, क्यों हाशिर, ऐसा है कि नहीं? तो इस वजह से ये है कि वही स्ट्रैटेजी तीसरे साल भी लगातार मैं अडॉप्ट करूंगा। आई बीन टीचिंग फॉर द पास्ट 3 इयर्स ना, तो तीसरे साल भी मैं यही अडॉप्ट करूंगा। एंड तीसरे साल भी आपको मैं ऐसे ही अकोमोडेट करके चलूंगा। बड़ा मजा आएगा जी उस क्लास में। एक ऐसे को पकड़ेंगे, फुल लेंथ एसेस मैंने डिस्कस करने हैं, आपको पता है, चेक करके काफी ज्यादा मैंने दे दिए हैं। फुल लेंथ एसेज आपके साथ मैंने डिस्कस करने हैं बच्चों के। आप भी देख लीजिएगा कि क्या आपके भी इश्यूज हो सकते हैं और क्या आपने इश्यूज नहीं भी करने, डूज एंड डोंट्स भी देख लीजिएगा, लाजमी करनी है। हसीबा वांट यू इन द क्लास। ठीक है। आशिर एंड हादी, आई वांट यू एज वेल इन द क्लास। आप नूर, आप तो खैर होंगी। अच्छा। तो दूसरे सारे बच्चे भी ठीक है इमन। और इसके अलावा टेस्ट भी आप ज्वाइन कर लेंगे। कोई और इसके अलावा बातें? 12 बजे वाली क्लास भी हो रही है, 12 बजे वाली कल भी होगी, आज बड़ी मजे की क्लास हमारी रही है। कल भी होगी। और आपने क्या करना है कि उसके लिए भी अच्छी खासी तैयारी कर लेनी है। कोई और सवाल जवाब जी किसी का? बताइए। कोई और स्टूडेंट जिसका कोई सवाल जवाब रह गया, करने वाला, पूछने वाला, बताने वाला, एनीवन? सर आप वो टेस्ट का कौन से टेस्ट का कह रहे थे कि मैं दिन में 4-4 सवाल लूंगा? वो आपके भी एमपीटी होने दें, फिर देखिएगा। आपके साथ अभी जिस मैंने ओके आपका, सर। अभी आपको मैंने इंजेक्शन नहीं लगाया, सो आफ्टर एमपीटी विल इंटीग्रेट यू, डोंट वरी। ठीक है। वो भी मैंने ना 3 बच्चों के ऊपर अप्लाई किया, और उन्हें ना बहुत अच्छी चीजें की समझ आ गई है। यानी वो कहते हैं सर जी, आप ना हमने ऐसा करें कि ना ही अब पढ़ाएंगे ना, यानी वो सब्जेक्ट इस्लामियात का मैंने किया था, पहले 2 बच्चों के साथ किया था और फिर 3 के साथ किया है। तो वो बच्चों की इतनी अच्छी तैयारी हो गई है, एक हफ्ते में ना हमने सारा सब्जेक्ट ही खत्म कर दिया, पूरा सब्जेक्ट खत्म कर दिया। तो इतनी अच्छी बच्चों की तैयारी हो गई है, 2 फुल लेंथ पेपर भी उनके हो गए, और सारे उन्होंने चीजों को भी कर लिया है। तो बड़ी बेहतरीन उनकी तैयारी हुई है, शॉर्ट नोट्स भी इवन बन गए हैं। तो वो मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ काम तो बहुत ज्यादा होगा मेरे लिए, क्योंकि एक दिन में हर बच्चे के 4-4 सवाल चेक करना इज नॉट एन ईजी टास्क। बट आई विल ट्राई कि मैं अपना 100% डिलीवर करूं, एंड सो आई वॉन्ट यू फ्रॉम। ठीक है। तो एक दफा एमपीटी हो जाए, एमपीटी के से पहले अभी जैसे आपका पाकिस्तान अफेयर्स चल रहा है, जीएसए चल रहा है, हल्का फुल्का ये मैं भी लेकर चल रहा हूँ, बिकॉज एमपीटी के ऊपर भी फोकस आपने करना है। सर वैसे मेरा तो ऐसे में भी बिल्कुल फोकस नहीं है जब तक मैं कह रहा था एमपीटी एक दफा दे दूं।
नहीं यार, ज्वाइन जरूर करो। पता है क्या है, ओके सर। कोयला कोयलों में रह के गर्म होता है आदि, ये चीज। ठीक है सर। ओके सर। आप अगर बात यह है कि आप नहीं भी करोगे ना, आप ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे होगे ना, जब आप व्हेन यू सराउंड योरसेल्फ विद ग्रेट माइंड्स ना, तो आप ग्रेट माइंड बन जाते हो, याद रखिएगा। ठीक है, अगर अगर आप नहीं भी हो तो मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि आप उधर उधर बड़े ग्रेट माइंड्स वाकई बैठे हुए हैं बच्चे। वो वाले हैं जो कि अटेम्प्ट्स उन्होंने पहले दी, अनफॉर्चुनेटली कोई एक एक दो दो नंबर से रह गए, लेकिन ये है कि उनके एसेस सारों के पास हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट है राबेल, 57 उसके एसए में आए हैं। कैन यू बिलीव इट, आपके आपके साथ डीएमसी भी शेयर करूंगा। फाइका है वो भी एसए में पास, कोई 43 41 उनके हैं एसए में, वो भी पास। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एसए में पास। तो जब आप ऐसे तगड़े लोगों के साथ कंपटीशन में आते हो ना, तो आप और हार्ड वर्क करते हो। ठीक है, तो ऐसे कंपटीशन करना जो कि यानी थोड़े कमजोर बच्चे हैं आप, मैं किसी को आप में से कमजोर नहीं कह रहा, लेकिन जब आप सारे स्लो चल रहे हैं तो फिर आपके साथ मैं भी स्लो हो जाऊंगा, या जो तगड़ा होगा वो भी स्लो हो जाएगा। जब आप सारे तेज लोगों में बैठ जाकर बैठेंगे ना, आपको फिर पता चलेगा कि इन्हें कंपटीशन देना है, और आप उन्हें डिफीट कर भी देंगे फिर। ठीक है, तो दैट्स वाई वो एक अच्छा सिनेरियो आप सबके लिए रहेगा। ठीक है, और कोई सवाल है जी आप में से किसी का, एनीवन? चलें जी आगे चलें, देन आज के ऊपर डिस्कस करते हैं हसीब। आज हमने जो मेजर एमन पुत्र डिस्कस करना है, एजुकेशनल इश्यूज करना है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि अब इश्यूज हमने कौन कौन से डिस्कस करने हैं। कोशिश ये रहेगी कि नेशनल इंटीग्रेशन भी डिस्कस कर लें। इन केस हम नहीं कर सके तो हम क्या करेंगे कि एटलीस्ट एजुकेशनल इश्यूज को तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो इश्यूज में हम डिस्कस करेंगे वो जी नेशनल इंटीग्रेशन को हमने डिस्कस करना है। लाजमी जी इसके ऊपर सवाल आ जाता होता है। नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स लिख लीजिएगा, कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ आपको मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक इश्यूज ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, और इवन पॉलिटिकल साइंस में भी ये आ सकता है। तो इकोनॉमी और ऐसे में भी तो आता होता है। इकोनॉमिक इश्यूज को हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी सर जी, इकोनॉमिक इश्यूज को हमने डिस्कस करना है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिसने मेरे साथ इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ी हुई है, उसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हम जो कवर कर चुके हैं, दैट इज इनफ। वो पाकिस्तान अफेयर्स की ही दरअसल थी। फिर जी हमने क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करना है। क्लाइमेट चेंज बड़ा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है कि एजुकेशनल इश्यूज को डिस्कस करना है। ठीक है, एजुकेशनल इश्यूज को हम करेंगे नूर बेटा। एजुकेशनल इश्यूज के बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं आपके पास, लाइक एग्रीकल्चरल इश्यूज, लाइक इंडस्ट्रियल इश्यूज। अच्छा ये मैंने नहीं करवाने हैं आपको। ठीक है, ये आपने खुद करने हैं, क्योंकि ये बड़े जेनेरिक है। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है कि देखना है जी एग्रीकल्चरल के क्या इश्यूज हैं, इंडस्ट्री के क्या इश्यूज हैं, वे फॉरवर्ड के हम बात करते हैं। तो ये आपने खुद करने हैं। बाकी ये जो रेड वन है ये मैं आपको सारे के सारे करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद हमारी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस रह जाएंगी, और थोड़ा बहुत और थोड़ा एक सिनेरियो मैंने आपको सोचा कि करवाऊं, नेशनल एक्शन प्लान और ये पॉलिसीज भी आपको करवा दूं, उड़ान भी इस दफा जरा करवा दूं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन हम क्या करेंगे कि अपने करंट अफेयर्स का आगाज कर देंगे, जिसमें स्टार्टिंग ही रिलेशंस के साथ होंगे, और वो रिलेशंस पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स दोनों के लिए जरूरी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिर ना इसे लेकर चल लेंगे। ठीक है वर्दा बेटा, हादी क्लियर है यहाँ तक सर जी आप? इसके अलावा और भी तो बहुत से टॉपिक्स हैं, जैसे कश्मीर कन्फ्लिक्ट है। वो करवाना है, कश्मीर इशू भी इसी में ही हम्म। आता है ना, वो भी तो इशू ही है। कश्मीर इशू हो गया, बलूचिस्तान इशू हो गया, वो भी आपको करवाना है, डोंट वरी, ये भी लिख लें जी। ठीक है, जी सर। कश्मीर इशू हो गया, यस, जियो स्ट्रैटेजिक इशू भी हो गया, जियो स्ट्रैटेजिक हमने करना है। फिर आपके पास नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हम कर लेंगे। आईआर के लिए बड़ा जरूरी है जी, आईआर में आता होता है अक्सर, तो ये भी आपको करवा दूंगा। सर सी पे कब है एलिमेंट के बस खत्म हो गया दौर उसका? पैक मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं। सी पैक का फेज 2 जो है ना, आ सकता है, कर लेंगे उसके ऊपर भी डिस्कस, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये भी लिख रहे हैं, सी पैक का फेज 2 इंपॉर्टेंट है। उड़ान करना है, पाकिस्तान इंडिया की अभी जो वॉर हुई है, और इसे हमने वाटर इश्यूज के रेलिवेंट हमने यानी कि रेलिवेंसी में देखना है। ये कुछ आपके पास अब टॉपिक्स रह गए हैं। ठीक है, तो इन्हें हम देख लेंगे। मेरे ख्याल से इसके बाद तो और कोई टॉपिक हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है जी? और कोई अगर टॉपिक रहता है तो आई डोंट थिंक सो। फॉरेन पॉलिसी है जी वो, लेकिन रिलेशंस के साथ ही हम इसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सर वो आइए जी। प्रोविंशियल इश्यूज की हमारी सुबह बात हुई थी, वो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आएगा, डोंट वरी, डोंट वरी, वो छोड़ दें जी, वो नहीं आएगा। ठीक है,
आपके पास बाकी छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं जी, गवर्नेंस चैलेंजेस। अब जब पाकिस्तान में फिर से आप इतना पढ़ लेंगे ना, तो गवर्नेंस चैलेंजेस और ये अब सारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कॉजेज वगैरह, ये सारी चीजें ये आपके लिए इजी हो जाएगा, डोंट वरी। आइए जी एजुकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टार्ट हम थोड़ा सा एजुकेशन और पाकिस्तान में सारा ये लिटरेसी रेट वगैरह को देख लेते हैं। ये जी आपके पास एजुकेशनल डेटा एंड लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, ये जी यूनेस्को के मुताबिक है। यूनेस्को के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारा नेशनल लिटरेसी रेट है जी 62.3%। ठीक है, याद रखिएगा। यानी अगर हमारे पास 100 लोग हैं ना नूर बेटा, तो 100 लोगों में से सिर्फ 62% यानी 62 लोग पढ़े हुए हैं। मेरी बात समझ है? तो लिटरेसी रेट जो आपके पास है वो 62। अच्छा ये आपको लग रहा होगा कि सर जी वारे वाह, ये तो बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स। ये नहीं है। पता है क्यों? मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूं। ताजिकिस्तान का पता है किसी को? बताइएगा, कोई आइडिया है? क्या है ये ताजिकिस्तान? शहर है या कंट्री है, क्या है? सर कंट्री ताजिकिस्तान। कंट्री वेरी गुड जी। TAJIK, यस ताजिकिस्तान। सर सेंट्रल एशियन कंट्री। आपके पास एक कंट्री है, बिल्कुल। और आपको पता है एमन, इस कंट्री का लिटरेसी हमारे माइंड में आता है ताजिकिस्तान सुन के बड़ी कोई पिछड़ी हुई, कोई बाबा आदम के जमाने की कंट्री है। ऐसा है कि नहीं? उत्तर मैंने अभी कुछ नहीं बताया, अभी तो शुरू किया है हुमा, अभी तो शुरू किया है मैंने बस। अच्छा, अब यहां पर अब ये देखिए, ताजिकिस्तान के बारे में सुन के लगता है ना कि बड़ी पिछड़ी हुई कंट्री है, बाबा आदम के जमाने की, और कुछ इस तरीके का। हमें लगता है ना कि बहुत कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है। आपको पता है इस कंट्री का लिटरेसी रेट कितना है? 99.8%। कैन यू बिलीव इट? और पाकिस्तान का लिटरेसी रेट देखें, जो हम अपने आप को कहते हैं जी वी आर द फिफ्थ बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, तो हमारा पॉपुलेशन, हमारा आप देखें तो नेशनल लिटरेसी रेट कितना है जी? 62%। मेल्स उसमें से कितने पढ़े हुए हैं, इसका मतलब है हमारा लिटरेसी रेट कोई बहुत अच्छा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप सारे? नेक्स्ट आपके पास है जी मेल लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं। तो मेल लिटरेसी रेट आपके पास 73 to 80% है, जो कि स्टिल बहुत ज्यादा कमजोर है। ऑन द अदर हैंड आपके पास अगर फीमेल लिटरेसी रेट देखें तो 52 to 60% है, जो कि काफी कम है। और यूथ की बात करें तो यूथ तो हमारी 70, यूथ से मुराद है 15 से 24 साल के बच्चे, ये 76% पढ़े लिखे हैं, जो कि स्टिल आपके पास आशिर काफी कमजोर हैं। मेल लिटरेसी रेट 83%, फीमेल लिटरेसी रेट 68%, जो कि यानी प्रिसाइजली अगर हम बोलें तो ये बहुत ज्यादा आपके पास स्टिल वीक है। सो यहां पर आप ये बता सकते हैं कि नहीं, आपको यहां तक एक फिगरेटिव एनालिसिस से पता चल गया होगा कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट काफी कमजोर है। अब यहां पर की जो लिटरेसी रेट की हमने बात की है ना, ये दो तरीके का लिटरेसी रेट आपके पास होता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान में शहर भी हैं, पाकिस्तान में देहात भी हैं। तो अभी देख लेते हैं कि अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि पाकिस्तान में अर्बन लिटरेसी रेट कितना है। अर्बन से मुराद है कि जो शहर है, शहर में कितने लोग परसेंट यानी कितने परसेंट लोग पढ़े हुए हैं, और गांव में कितने परसेंट लोग हैं जो पढ़े होते हैं। अर्बन लिटरेसी रेट आप देखें तो 87% है, और रूरल लिटरेसी रेट देखें तो आपके पास 72% है। और ये बहुत अच्छा नहीं है, ये स्टिल कमजोर है। ठीक है, और बिकॉज आपके पास यहाँ पर बहुत कम है ये लिटरेसी रेट, आप बलूचिस्तान और सिंध में आप देख रहे हैं। सुरेश आप में से कोई सिंध से बिलोंग करता है, यानी कोई बलूचिस्तान से अगर बिलोंग करता है, तो बलूचिस्तान और सिंध की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों बहुत कमजोर हैं आपके पास। ठीक है, एजुकेशन के मामला अगर आप इनके देखें, KPK की इवन बहुत ज्यादा वीक है। पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो वर्दा बेटा, पंजाब का भी एजुकेशन सिस्टम कोई बहुत बेहतरीन नहीं है। ऐसे ही है ना वर्दा? आपके हस्बैंड एजुकेशनिस्ट है ना? मुझे बताइएगा तो, कंफर्म कीजिएगा। तो पंजाब का भी कोई एजुकेशन रेट या एजुकेशनल मामला जो है ना, कोई बहुत बेहतर नहीं जा रहे। मेरी बात सबको समझ आ रही है? लेट मी नो। यस सर। कोई आवाजें आ रही है ना मेरी? क्लियर जी है? सर ऐसा ही है। ओके। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के बारे में देख लेते हैं। आप ये सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आप ऐसे में भी, ऐसे के लिए भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर जी यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 में अगर देखें तो आपके पास जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है ना, करीबन ये 22.5 मिलियन है। अच्छा ये आप क्रिमिनोलॉजी के लिए भी याद कर सकते हैं कि आपके पास 22.5 मिलियन चिल्ड्रन जो है ना वर्दा हसीब, ये आउट ऑफ स्कूल हैं। और जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, इसका मतलब है कि उन्हें जो है सारे के सारे बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही, एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से काफी ज्यादा जो है हमारा जो यूथ है वो क्राइम में इंडल्ज होती जा रही है। एट द सेम टाइम हमारा एजुकेशन, जो सारा का सारा एजुकेशनल निजाम है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? जल्दी जल्दी जरा मुझे ये सुनो में बता दिया करें। सो ये आप आ सकते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू मेमोराइज दिस फैक्ट कि आपके पास यूनेस्को के मुताबिक जो एजुकेशन आउट ऑफ स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर है जी 22.5 मिलियन। तो ये आप यहां पर बता सकते हैं। और फाखरा जरा ये नीचे ये यूनेस्को का क्या पॉइंट लिखा हुआ है, जरा ये भी पढ़ दें। UNESCO identifies Pakistan among the top 5 countries with the largest number of OOS
हाँ जी, कि यूनेस्को के मुताबिक ओओएससी पता है क्या, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, यूनेस्को के मुताबिक करीबन करीबन पाकिस्तान जो है टॉप 5 कंट्रीज में है जहां पर आपके पास सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये भी आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। हेमंत समझ आ रही है बात की, ये वैसे फैक्ट्स ही हैं, कोई इतना Yes, sir. ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप में से मुझे कोई बता सकते हैं कि पाकिस्तान में जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो कितने हैं टोटल? हसीब, वुड यू Sir, लाइक टू? 22.5 million. 22.5 मिलियन, ओके। और टॉप 10 में अगर हम देखें या टॉप 5 में देखें तो पाकिस्तान कहां पर स्टैंड करता है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में, बताइएगा। Top 5 countries among. और ये किस किस जो है आपके पास अदारे के मुताबिक है, बताइएगा। Sir, UNESCO के according. एमन ही क्लास में है, हसीब आप क्लास में नहीं है? फाकरा, हसीब। जी सर, मैं हूँ। वो जवाब दे रहा था लेकिन जवाब हो गया ना, इसलिए। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट आता है जी एजुकेशन स्पेंडिंग। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है और वर्ल्ड बैंक ये बात करती है कि पाकिस्तान की जो एजुकेशनल स्पेंडिंग है ना, करीबन 1.7 से 2.2% है। यानी पाकिस्तान अगर 100 रुपए कमाता है ना, तो उसमें से पाकिस्तान करीबन सिर्फ 1 रुपया या 2.2 रुपए जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेंड करता है जी एजुकेशन पर, जो कि बहुत ज्यादा कम है। आपको पता है वर्ल्ड बैंक के मुताबिक या यूनेस्को के मुताबिक आपके पास जो पूरी दुनिया में स्कूल्स हैं उनकी करीबन एजुकेशन की स्पेंडिंग 4 to 6% ऑफ इट जीडीपी होनी चाहिए। यानी जितना भी ये कमा रहे हैं उसका 4 से 6% इन्हें कंट्रीज को अपने एजुकेशन सेक्टर पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 भी है। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पर वर्दा बेटा हम जो है वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अपना सिर्फ 1.7 to 2.2% ऑफ आवर जीडीपी हम इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। हाशिर, मेरी बात समझ आ रही है? हाशिर, ये स्टैट्स याद रखने हैं जरा। मेरे हाशिर, हाशिर क्लास में? अच्छा, जी सही है, सर। तो ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे आप में से कोई बताइए कि पाकिस्तान में, इमन आपने नहीं बताना, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कितने हैं? आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 22.5 million. 22.5 million. या वेरी गुड जी, ठीक है। और मुझे ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान अपनी जीडीपी का कितने परसेंट स्पेंड करता है जी एजुकेशन सेक्टर पर? हसीब, Sir, आपने बताया। 1.7. सर 1.7 से 2.2% तक। 1.7 से 2.2% तक, बिल्कुल। तो ये तो बहुत ज्यादा है ना हाशिर, ऐसा ही है? ये तो बड़ी मजे की जीडीपी है, इसका मतलब है, क्या कहते हो? नहीं सर, ग्लोबली जो है ना 4 to 6% हाँ, कम आके। वेरी गुड सर जी। सर सिंध में तो वो भी टेंडर पास कर करके खा ही हाँ, लेते हैं सब। लेकिन एटलीस्ट चलो हम पेपर वर्क पे इतना तो लिख सकते हैं ना। अहम तौर पे जो एक नॉर्मल स्कूल्स की है वो 0.7% है, ठीक है, लेकिन पेपर वर्क हमारे पास यही रिपोर्ट इंडिकेट करती है तो हम यही लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है जी प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। क्या क्या है जी? ये सारी वही पुरानी बातें हैं जी। आपके पास आउटडेटेड करिकुलम है, हमारा पुराना करिकुलम। अच्छा, ये सारी पता है ना आपको? यानी अगर मैं इन्हें सिर्फ थोड़ा एक ओवरव्यू आपको देता जाऊं और बहुत डिटेल में ना बताता जाऊं तो ये कर लेंगे ना? इश्यू तो नहीं है इसका, एनीवन? जी सर, कर लेंगे। पक्की बात है? अगर जी जी सर. आउटडेटेड करिकुलम है, आप सबको पता है जी, आप सब इससे होकर गुजरे हैं। आई एम सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? चलिए, आउटडेटेड करिकुलम है जी, हमें रट्टे लगवाए जाते हैं, ठीक है। यूनेस्को की रिपोर्ट यही हाईलाइट करती है। यूनेस्को कहती है द करिकुलम शुड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ। आप देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ स्टूडेंट्स, 9वीं 10वीं में हमें फिजिक्स पढ़ाई गई, ऐसा ही है? आप सबने पढ़ी होगी गालिबन। हाशिर, फिजिक्स 9वीं 10वीं में पढ़ी थी आपने? 9वीं 10वीं में आपको याद है वो जो फिजिक्स पढ़ाई गई थी तो उसमें हमें टॉर्क पढ़ाया गया था एक 9वीं क्लास में या 10वीं क्लास में, और पढ़ाया गया था जी वो जैसे नट कसते हैं, The तो नट turning effect of forces. और की हमें एक एग्जांपल दी गई थी, याद है आप सबको? एनीवन? Yes sir, Yes, the sir. turning effect of forces is. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चलिए, क्या आपको वो काम आ रहे हैं? व्हाट डू यू से? किसी तरीके से भी No sir. काम आए हैं? मैं आपसे एक सवाल Yes. पूछता हूँ, आपको पढ़ाया गया जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड फिजिक्स का दूसरा चैप्टर था जी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन 9th क्लास का, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड, कोई काम आ रहे हैं? हमें रट्टे कैसे, हमारे तो टीचर मारते होते थे हमें, मैं आपको सच बता रहा हूँ। हमारे लड़कों को तो पता नहीं हाशिर और हसीब इसकी मिसाल देंगे या नहीं, लेकिन हमारे टीचर तो बड़े लिथल टीचर थे। तो क्या होता है कि हमारा जो करिकुलम है ना वो हमें फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं करता। एंड मैं आपको एक फैक्ट बेस्ड बात बताता हूँ, अगर मैं अपने बारे में बताऊं ना, तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिग्री आई हैड अ डॉटर एट दैट टाइम, मेरी एक बेटी थी उस टाइम पर और मेरी शादी भी हो चुकी थी। एंड आई यूज्ड टू थिंक आई एम अ बिगेस्ट फेलियर, मैंने डिग्री पे अपने पैसे वेस्ट कर दिए बस, और बाकी मेरे पास कुछ है ही नहीं है। तो वो जो मैंने सारी जिंदगी अपना सीखा था उसने मुझे प्रैक्टिकलिटी में कुछ भी फायदा नहीं दिया। मेरी बात समझ आ रही है?
सो आज ऐसे ही हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स हमारा करिकुलम आउटडेटेड है। आपको पता है जो हमें चीजें पढ़ाई जा रही है वो 100 साल पहले की हैं। आज के टाइम पर आप जो इन्वेंशंस हो रही है वो हमें 100 या 150 साल बाद। आपने कभी लार्ज हेड्रोन कोलाइडर का नाम सुना है? एनीवन? हेड्रोन कोलाइडर नहीं सुना नहीं होगा। ठीक है, हमें पढ़ाया जाता है कि एटम जी गोल है। एटम गोल नहीं है, एटम इस तरीके से स्फेरिकल है। लार्ज हेड्रोन कोलाइडर दुनिया की इतनी बड़ी इन्वेंशन है कि साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम करना बंद कर दिया है कि इतनी बड़ी इन्वेंशन है कि इट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। कहा जाता है कि एलियंस तक हमारा राब्ता कर देगा। इतनी सर हम इतनी ये कह सकते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है। वो आगे आएगा ना। ये करिकुलम जो है ना, आउटडेटेड करिकुलम। देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो आपकी एजीसी भी आपको पैसे देके करवाती है। लोगों ने उसे घर बनाए सर, हुए। ये जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की कंप्यूटर बुक है ना, इसमें अभी तक वो माउस को चूहा और इस तरह की बातें लिखी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे बताने का मकसद ये कि ये आउटडेटेड हमारा करिकुलम है। पता आपको चल गया होगा, हमारे जो टीचर्स ही प्रोफेशनल नहीं है। मैं आपको अपने बारे में बात बताता हूँ। मैं ना साहिवाल मेरा गांव है, तो आई वेंट देयर एमन। ठीक है, करीबन आई एम टॉकिंग अबाउट 2024। तो मैंने ना जाकर अपने मामू के बेटे से पूछा, मैंने कहा क्या कर रहे हो आजकल? वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। कहता मैं ना टीचिंग कर रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। मैंने कहा वाह जी वाह, आपकी तो गवर्नमेंट स्कूल में इतनी जल्दी टीचिंग भी लग गई है, पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई। कहता नहीं, मेरी टीचिंग नहीं लगी। जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है उन्होंने मुझे हायर किया हुआ है। हाशिर वो बताते, कहते जी उन्होंने मुझे हायर किया हुआ है कि 15-20 हज़ार 25 हज़ार मुझे देते हैं, और मैंने क्या करना है, जाकर सिर्फ नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना है। होमवर्क दे के, वो पढ़ाना भी नहीं है, होमवर्क दे के आ जाना बाजी, या उधर जाकर बैठे रहना है। उन्हें मैनेज करना है 1 घंटा, दैट्स इट। और 1 घंटे को उसे 25,000 को दे रहे थे टीचर। मैंने कहा वाह जी वाह। अब देखिएगा, इस चीज को समझिएगा। आपके जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, और गवर्नमेंट टीचर्स होने के साथ साथ आपके जो दूसरे तमाम टीचर्स भी हैं, प्राइवेट टीचर्स भी हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। उनके टीचर ट्रेनिंग नहीं है, उनकी पेडागॉजिकल ट्रेनिंग ही नहीं है। इवन ऐसा है कि नहीं? हमारे पाकिस्तान में एक निजाम ये है कि जो बच्चा 10वीं कर लेता है वो जी पढ़ाना शुरू हो जाता है, जो एफएससी कर लेता है वो पढ़ाना शुरू हो जाता है। बट इन रियलिटी टीचिंग इज अ प्रॉपर प्रोफेशन। ठीक है, टीचिंग इज अ प्रॉपर जॉब। ठीक है, बैक इन 2012 मैंने ना अपने प्रिंसिपल को ये कहते हुए एक चीज सुनी। वो दे वर कंडक्टिंग सम इंटरव्यूज ऑफ द टीचर्स। तो ना उन्होंने एक टीचरों से सवाल पूछा, कहते जी आप क्यों टीचिंग करने आए हैं? तो कहते जी, वो मेरे जो प्रिंसिपल थे उस टाइम पर स्कूल में, वो कहते कि टीचर्स आगे से जवाब देते, कहते कि हमने ना पढ़ाई से फ्री हुए हैं, सेमेस्टर ब्रेक है, तो हमने कहा चलें जी हम पढ़ा लेते हैं। ऐसे तमाम टीचर्स को उन्होंने ना फायर कर दिया, उन्होंने निकाल दिया। व्हाट इज द रीजन? उन्होंने जब इसका आंसर किया ना, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट आंसर। आंसर ये था कि टीचिंग इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, बट इट इज अ प्रॉपर प्रोफेशन। मेरी बात आप सबको, नूर बेटा, समझ आ रही है? फाकरा आपको भी? आशिफ, टीचिंग इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, बट इट इज अ प्रॉपर प्रोफेशन, जिसमें आपके ऊपर बच्चों की पूरी एक आप कह सकते हैं फ्यूचर का प्रेशर है। एंड इन दिस टाइम, इन दिस प्रोफेशन, अगर आप इसे जस्ट एक पार्ट टाइम लेंगे तो इट मींस यू आर नॉट प्रॉपर्ली ट्रेन्ड टीचर, एंड इफ यू आर नॉट प्रॉपर्ली ट्रेन्ड टीचर यू कैन नॉट गाइड योर स्टूडेंट्स टुवर्ड्स एन एवरलास्टिंग प्रॉस्पेरिटी। तो इस वजह से स्टूडेंट्स क्या है कि टीचर ट्रेनिंग हमारे पास नहीं है, प्रोफेशनल टीचर्स नहीं है। टीचर्स ऐसे हीनियस क्राइम्स में भी अक्सर इन्वॉल्व होते हैं, आपको पता ही है। और मामला बड़े खराब है। अल्टीमेटली टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को गाइड ही नहीं कर पाते। ठीक है, अलीफ एलान 2018 में रिपोर्ट जारी करता है और कहता है जी 40% ऑफ द पब्लिक स्कूल टीचर्स इन रूरल एरियाज वर अनट्रेन्ड। 40% आपके गवर्नमेंट स्कूल जो है वो टीचर जो थे वो अनट्रेन्ड थे। और ये रिपोर्ट पर है हसीब, रियलिटी इज बिगर, रियलिटी इज फार मोर बिगर देन दिस। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? फिर ये पुअर सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड्स। स्टूडेंट्स, क्या पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में, मुझे एक बात बताइएगा, क्या पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में आपके पास रिकमेंडेशंस सर चलती ये हैं? 40% क्या था? क्या ये ऊपर 40% क्या था? स्किप हो गया बेटा, मेरा पॉइंट। टीचर्स बड़े, आपके पास जो गांव के टीचर होते हैं ना वो ट्रेंड नहीं है। मुझे एक बात बताइए, ये अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, क्या आपके पास जो टीचर्स हैं, क्या आपके पास जो पाकिस्तान में है एजुकेशनल निजाम में, क्या उसमें रिकमेंडेशंस और सिफारिशें और ये सारी चीजें चलती हैं? जल्दी जल्दी जरा मुझे बता दें, टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल, इसका जवाब है बिल्कुल सर जी, चलती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। लास्ट ईयर क्या हुआ कि मेरी ना एक स्टूडेंट है, उनकी जेईएसटी क्वालिफिकेशन हो गई कराची में, एंड क्वालिफाइड हो गई। अब ना उनके इंटरव्यू का सिर्फ और सिर्फ जो था ना, वो था, मरहला था। एंड मुझे कहती सर जी इंटरव्यू के लिए तैयारी करवा रहे हैं। उनके 2-3 मैंने ना मॉक्स कंडक्ट किए, एंड फिर उन्हें बकायदा कॉल आती है, नूर बेटा, उन्हें कॉल पता है क्या आती है कि आपका ना हो गया जी, टेस्ट आपका पास हो गया है। अब हम ना 30 लाख रुपया ले रहे हैं एक वैकेंसी के लिए, यानी एक सीट के लिए।
आप 30 लाख हमें दें और आपकी जो है इंटरव्यू में भी ना अपीयर हो, एंड हम आपको फाइनल कर देंगे। ठीक है। अब क्या होता है कि उस स्टूडेंट ने तो नहीं दिए, ठीक है, और क्या होता है कि वो जॉब किसी और को मिल जाती है। अब स्टूडेंट्स, जो ऑब्वियसली बंदा 30 लाख रुपया देकर जाएगा वो 60 लाख वसूल करेगा। क्या मैं सही फरमा रहा हूँ? आशिर क्या कहते हो? मैं तो 30 लाख देकर जाऊंगा तो मैं तो 1 करोड़ वसूल करूंगा, मैं आपको बताऊं तो। अब बताने का, सारा सही है। बिल्कुल दिस इज द रियलिटी। आपको अगर मैं बात बताऊं तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। टीचर्स के ऊपर सुपरविजन नहीं रखी जाती। एट द सेम टाइम आपकी जो टीचर्स हैं, आपके बच्चे जो हैं, 9वीं 10वीं में आपको पता है क्या निजाम होता है? 5-5 हजार दे के टीचरों को वो पैसे दे देते हैं। पंजाब में ये होता है, और टीचर्स उन्हें मुफ्त में पेपर करने देते हैं। सो यहाँ पर देखिए तो आपके पास रिकमेंडेशंस चलती हैं, यहाँ पर आपके पास सिफारिशें चलती हैं, एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से भी हम एक प्रॉपर अपनी जो एजुकेशनल पोटेंशियल है उसे रीप आउट नहीं कर पाते। इस कदर सिफारिशें चलती हैं कि अगला बच्चा भी मतलब साइड वाले भी डिस्टर्ब होते हैं, इवन वो पीछे वालों को आगे वालों को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं कि इस बच्चे को बता दें, इस बच्चे का पेपर करवा दें सारा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे साथ पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ हुआ है और बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है इससे। ओके, वेरी गुड जी। नेक्स्ट आपके पास है जी स्टूडेंट्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। अच्छा, रिसोर्सेज से मुराद होता है कि इन्वेस्टमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है कितने परसेंट ऑफ इट्स जीडीपी इन्वेस्ट कर रही है अपने एजुकेशन सर्विस? 1.7 to 2.2%। दूसरे भी जाग रहे हैं ना, दूसरे सारे टीवी देख रहे सर हैं। वैसे मैं पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले कि 2025 में इन्होंने 0.8 कर दिया है। हाँ वही मैंने आपको, ये किसने पूछा जी, किसने सवाल आदि। किया? आदि, मैंने आपको, आपने शायद थोड़ा लीव कर दिया था। मैंने यही बताया है कि आपके पास जो एक ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है ना हमारी, वो 0.8% ही है, लेकिन पेपर पर अभी तक यही लिखा होगा, तो दैट्स व्हाई आप ये लिखेंगे तो वो भी ठीक है, 0.8 लिखेंगे, लेकिन अगर सोर्स इसका देंगे तो फिर ठीक होगा। ओके सर। अच्छा, बाकी सारे हैं क्लास में जी? बाकी सारे भूल जाते हैं बीच बीच में कि रिप्लाई करना होता है? जी सर, क्लास में। और फिर आपकी मुझे आवाजें क्यों नहीं आ रही? व्हाट इज द रीजन वर्दा? हैं? दूसरों को सर आप बात कर रहे थे। तो कहते हैं कि बोलने दें, चले हम चुप कर जाते हैं, दूसरों को ना बोलने दें, अपने आप को आगे रखें। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो यहाँ पर 13-14 बच्चों में डोमिनेट नहीं ना कर सकता, वो 13,000 बच्चों में डोमिनेट नहीं करेगा। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। तो डोमिनेट करें, दूसरों को बोलने ना दें, ऐसी की तैसी दूसरों की। सच बता रहा हूँ। तो इस वजह से किसी को भी ना बोलने दें, आप सब अपने आप को नंबर 1 रखिए। अच्छा, बिकॉज दिस इज अ कंपैरेटिव एग्जाम। अच्छा जी, ये जो आप लैक ऑफ रिसोर्सेज बता सकते हैं 1.7, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे जितने भी एजुकेशनल निजाम है, कितने वहां पर जदीद लैब्स हैं? मुझे ये तो बताइए, कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन है? लैब है ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन पाकिस्तान में मेरे ख्याल से मौजूद नहीं है, ठीक है, या अगर है तो सिर्फ एक है। तो हमारे पास रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है, हमारे पास बजट प्रॉपर नहीं है। ये आप बता सकते हैं, लो बजटरी एलोकेशन, वही है जी, ऊपर वाला पॉइंट ही आपको मैं आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद करप्शन इन एजुकेशन सेक्टर। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हादी देखिए इस चीज को, अगर हमारे पास 0.8% के लिए जैसे 1.7% पे इन्वेस्ट किया जा रहा है हमारे एजुकेशन सेक्टर में, तो हमारे पास जितने भी लोग हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी हमारे पास हायर अथॉरिटीज हैं, वो इतनी ज्यादा करप्ट हैं कि वो जो 0.8% है ना, उसमें भी करप्शन कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप सारे? मुझे बताइएगा, वो जीरो यस पॉइंट सर। एट परसेंट जो हमारा एजुकेशन बजट है, उसमें भी करप्शन करके उसे 0.1% रहने देते हैं। अब 0.1% पाकिस्तान की एजुकेशन तरक्की के सर लिए। मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी। सर एजुकेशन पे इस तरह से जो स्पेंड नहीं करते, तो क्या इनका पीछे कोई खास मिशन होता है? बेटा, इनके पास मिशन ये होता है कि अपनी जेबें भर रहे होते हैं। आपके पास 100 रुपया होता है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो 50 रुपए अपनी जेब में भरते हैं। उसके बाद आपके पास बहुत लेवल्स पर ये फंडिंग जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा अच्छा जी ये बजट हमने पास कर दिया, चलें जी आप स्कूलों में दे दें। नहीं, आपके पास जब ये बजट पास होता है ना, बजट पास होते ही आपके पास पता है सबसे पहले किनकी जेबों में जाता है? ब्यूरोक्रेट्स की, आपकी जेबों में जाएगा पहले पैसा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी आपके पास जो एमपीएस हैं, उनकी जेब में जाएगा पैसा। फिर जो बचेगा वो स्कूलों में जाएगा, और वहां पर भी हेडमास्टर पहले तो अपनी सर जेब वो में। एक केस आया था ना सिंध में, उन्होंने मतलब ये डील बैठ रही थी कि 8-9 करोड़ रुपए थे, कोई इसी तरह का टेंडर था। उन्होंने कहा था कि ये इसमें हमें ना डेस्क और वो पेंसिल और ये चीजें चाहिए स्कूल के लिए, तो आप हाँ। कुछ भी नहीं दें, हमें 60% दें, 40% आप खुद रखें, और जो है वो बस इसी तरह से टेंडर पास हो जाएगा। उसके बाद सर उसका कोई न्यूज में भी आया था उधर के बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टर का बिल्कुल। स्कूल के, कि वो अरेस्ट हो गए हैं इसमें, इस मामले में। तो इस हाँ तरह से होता है सर, ये टेंडर पास होता है और कोई चीज पीछे दी नहीं जाती।
बिल्कुल। मेरे अपने मैं नाम इनका डिस्क्लोज करूंगा। मेरे अपने एक स्टूडेंट है, ही इज द सन ऑफ अ मिनिस्टर, करंट मिनिस्टर पंजाब में, प्रोविंशियल मिनिस्टर। तो वो बता रहे थे, वो कहते हैं सर जी सबसे पहला पैसे जो है ना आपके ब्यूरोक्रेट्स के पास आता है, फिर हमारे जेबों में जाता है। तो ये साहब ही मुझे बता रहे थे। तो बताने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स इस तरीके से सारे मामला भी देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, वरना बेटा समझ में आ गया आपको? सर वैसे जी इसमें तो सर। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है सबसे पहले जो पैसा होता है, एजुकेशन सेक्टर में तो इसी तरह होता है ज्यादातर। नहीं, दरअसल ये जो एजुकेशनल फंड्स है ना, ये इनका थोड़ा सा टेंडर की जो स्कीम है वो फर्क होती है। लेकिन एक जो जेनेरिक आपके पास होती है ना, जेनेरिक सबसे पहले ब्यूरोक्रेट्स के पास जाती है। ठीक है, जैसे सर कोई मैंने एक और चीज भी पढ़ी थी, उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि ये इस वजह से एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करते कि फिर लोगों में शऊर आ जाता है, तो जब शऊर आ जाता है तो फिर वो इनकी अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन करते हैं, तो इसलिए बेटा, ये नहीं चाहते कि लोग बाशऊर हों। नहीं बेटा, दिस इज नॉट मेरा नहीं ख्याल सर इतना सोचा जाता है, सब बस अपनी जेब के बारे में ही सोचते हैं। केस कि आपके पास इस वजह से इन्वेस्टमेंट की जाती है। देखें, शाउर तालीम का मोहताज नहीं है, ये चीज हमेशा समझिएगा। शाउर जो है ना वो तालीम का मोहताज नहीं है। ठीक है, ये इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है जी करप्शन है एजुकेशन सेक्टर में। पाकिस्तान करप्शन जो है इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन के मुताबिक पाकिस्तान जो है 135वें नंबर पर है करप्शन में। तो ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। आपके पास गुर्बत बहुत सर है। आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट हो। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? लेट मी नो हाँ जी स्टूडेंट्स। सर आ रही है। सर आपने क्या नंबर बताया? ये अब मैंने आ रही है। अभी तक कुछ भी नहीं बताया, अभी तो मैं बताने लगा हूँ। अच्छा, आपके नहीं, पास पाकिस्तान किस नंबर पर है करप्शन एक सौ एजुकेशन सेक्टर में? 135 में जी, 135। 135। ठीक है, 135वें नंबर पर है। ओके। अच्छा, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास पॉवर्टी है, गुर्बत है, बहुत से लोग अपने बच्चों की एजुकेशन को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। ये भी तो एक इशू है ना, क्यों एमन, ऐसा है कि नहीं? दिस इज अ इशू, दिस इज एन इशू जो कि हम यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। बहुत से बच्चे, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने डेली वेजेस को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, डेली एक्सपेंसेस को, महंगाई होती जा रही है ना, ठीक है, तो उसे नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। एंड बिकॉज लोग इन तमाम चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से क्या है कि वो बच्चों को स्कूल छुड़वाते हैं, कटिंग के काम पर लगवा देते हैं। मेरी बात आपको, आप सबको समझ आ रही होगी, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आपने अक्सर देखा होगा बाइकों वाली काम पे कोई छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए। सो व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस? ये सारा का सारा सिनेरियो है कि लोग अपने काम, अपने अपने डेली एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर पा रहे, गुर्बत है, और गुर्बत की वजह से फिर बच्चों को चाइल्ड लेबर में भेज दिया जाता है। अच्छा, मुझे बता सकते हैं यूनेस्को के मुताबिक कितने बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कूल है? एनीवन? 22.5 मिलियन। 22.5। वेरी गुड जी। और पाकिस्तान कितने नंबर है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में? 5th पे, टॉप 5। वेरी गुड जी, बिल्कुल आप सबने सही फरमाया। ठीक है, सो ये भी आप यहाँ पर जी बता सकते हैं। कोई अगर यहाँ तक आपका सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? सो नो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है जी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो ये जी स्टूडेंट्स आप सबको, अच्छा मेरी बेटी जो है ना अभी 3 साढ़े 3 साल की होने वाली है, एंड नाउ वी आर लुकिंग एट द स्कूल्स, बट एज वी लुकिंग एट द स्कूल्स, वी नॉट सेंडिंग हर टू एनी स्कूल that is a co-education. What is the reason? Because आपके पास co-education में boys dominated society होती है, boys dominated education system होता है, और फीमेल्स की जो सिक्योरिटी है उसे इस तरीके से फोकस नहीं किया जाता। क्या मैं ये दुरुस्त फरमा रहा हूँ? मुझे बताइएगा। इस वजह से आपके पास गर्ल्स को जो है ना बहुत ज्यादा नो मार्जिनलाइज किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब बहुत से हमारे इस्लाम की, आपको पता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर पाकिस्तान में पाई जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग ये पाई जाती है कि इस्लाम जी औरतों को तो पढ़ाई का हक ही नहीं देता। ये पाकिस्तान में है थिंकिंग। 10वीं लड़की हमारी कर जाती है तो उसके बाद उसके हम रिश्ते देखना शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ठीक है, जी सर। हमारी लड़की कर जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसे जो है एफएससी कर जाती है, तो फिर तो डेफिनेटली शादी कर दी जाती है। तो क्या है कि यहाँ पर ये जेंडर, लेकिन लड़कों के साथ हम ऐसे नहीं करते। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हमारी सोसाइटी में लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक फैमिली है और उसके जी एक बेटा है और एक बेटी है, और उनके पास फंड्स हैं, लाइक 1 लाख है लेट्स जैसे, या 1.5 लाख है, यानी एक बच्चे की एकेडमी की फीस है सीएसएस की। तो मुझे बताएं, बेटे को करवाएंगे सीएसएस के बेटी को? ऑब्वियसली बेटे को करवाएंगे, जी, जिसका शो। बेटे को। बट याद सर ये वेरी करती है, ये थिंकिंग भी वेरी करती है फैमिली टू फैमिली। हर किसी के पेरेंट्स नहीं होते इस तरह। मेजोरिटी में यही है आपके पास पाकिस्तान में। मैं आपको एक बात बताऊं, 99% लोग ऐसे हैं। बिल्कुल 99% लोग जो है ना बेटे को करवाएंगे।
बेटी को नहीं, बेटी खुद ही विड्रॉ कर जाएगी, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जी अब आपके पास जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पाई जा रही है, गर्ल्स को सिस्टमैटिक बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं, सोशल नॉर्म्स, अर्ली मैरिजेस, यही सारी की सारी चीजें मैंने जी यहाँ पर बताई हुई हैं। ठीक है, यूएन की तरफ से एक कोटेशन आती है, रिपोर्ट आती है जी, एजुकेशन, एजुकेटिंग अ गर्ल इज एजुकेटिंग अ जनरेशन। आपको याद है नेपोलियन बोनापार्ट ने एक कोटेशन कही थी, आपसे मैंने पिछले दिनों भी पूछी थी कि तुम मुझे अच्छी माए दो, मैं तुम्हें अच्छे नेशन दूंगा। तो यहां से देखिए हम एक चीज के बारे में पता चलता है कि आपकी मुल्क को, कौम की अगर तरक्की करनी है तो आपको एजुकेशन पर भले आप इन्वेस्ट करें या ना करें, आप क्या करें, माओं पर इन्वेस्ट करें। ठीक है, एक आप फीमेल को अगर आप एजुकेट कर देते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप एक नस्ल को एजुकेट कर रहे हैं। मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ, दिस इज द रियलिटी। सर इसका उर्दू में शेर भी आता सॉरी, है, तालीम मर्दों पर लाजिम है मगर पड़ जाए जो औरत तो नस्लें संवार दे। वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये आपने लिखना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये अच्छी बात है, जैसे गुड शेयर, वेरी गुड, कीप इट अप, लेकिन यहाँ पर लिखना नहीं है, जी ये सर। डोमिनेटेड पेपर है। ठीक है, बेटा फाखरा, ये चीजें ना मैंने कहा है कि वेरी करती हैं। ठीक है, सो यू नो कि द थिंग्स वेरी। ठीक है, बट 99% हमारे जो लोग हैं ना, वो, आप चले जाए गाँव में, मैं आपको सच आके बता रहा हूँ, बेटा पढ़ता है, बेटियों को उन्होंने जो है किचन के कामों में लगाया होता है। यू कैन सी लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हियर। ठीक है, तो इवन आप ना भी जाएं गांव में, आप लाहौर में जाकर देख लें, लाहौर, इस्लामाबाद, ये वन ऑफ द मोस्ट डेवलप, फैसलाबाद भी, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप। मैं नाम नहीं किसी का लूंगा, बट यू नो के मेरी जो स्टूडेंट्स हैं फीमेल सीएसएस के जो बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे, मेरे पास करीबन करीबन 70% आउट ऑफ टोटल गर्ल्स, 70% ऐसी गर्ल्स हैं जो कि अपने या तो एजुकेशन को खुद फंडिंग कर रही हैं। ठीक है, चलें, ये तो बुरी बात नहीं है, ये तो अच्छी चीज है, लेकिन ऐसी भी हैं, इन 70 में से 65% ऐसी स्टूडेंट्स हैं जिनकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं कर रही एजुकेशन में, मैं किसी का नाम नहीं दूंगा। ठीक है, तो मेरा बताने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स, ये चीजें आज भी पाई जा रही हैं। ठीक है, बलोचिस्तान आप देख लेते हैं कि लिटरेसी रेट इन इस्लामाबाद इज 90%। ठीक है, वाइल इट इज बिलो 40% इन बलोचिस्तान। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2023 की रिपोर्ट आती है कि बलोचिस्तान में 40% से भी नीचे आपके पास लिटरेसी रेट है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड बलोचिस्तान में बड़ा तगड़ा है, इस्लामाबाद में बहुत तगड़ा आपके पास लिटरेसी रेट है। टेररिज्म हो रहा है स्टूडेंट्स, आपके पास एपीएस इंसिडेंट होता है, मलाला यूसुफजई का केस होता है, उसके बाद वहां पर लोगों ने अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया। ठीक है, तो टेररिज्म आपके पास हो रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से आप देख सकते हैं बिटवीन 2009 टू 2015 ओवर 1000 स्कूल्स वर डिस्ट्रॉयड इन केपीके एंड फाटा। ठीक है, ड्यू टू मिलिटेंट एक्टिविटीज। हमारे सामने तो सिर्फ और सिर्फ ये एक आया ना, क्या उसका नाम था, आर्मी पब्लिक स्कूल, क्या कहते हैं, एपीएस इंसिडेंट, यस। इसके यस अलावा सर। बहुत से इंसिडेंट हुए, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। ठीक है, देयर आर काउंटलेस इंसिडेंट्स जो लाहौर जैसे बड़े शहरों में हुए हैं, स्कूल्स पर अटैक, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। ठीक है, आई हैव सीन दिस विद माय ओन आईज। यस सर, फिर नेचुरल डिजास्टर। ये टैक्स कौन करवाता है? ये अटैक्स, बेटा ये अटैक, इंस्टीट्यूट। ये टैक्स पीटीआई वाले करवाते हैं कि इमरान खान को निकालते हैं, पुत्र ऑब्वियसली ये टेररिस्ट करवाते हैं। नहीं, ठीक है, टेररिस्ट करवाते हैं, दहशतगर्द करवाते हैं ये अटैक्स। ठीक है, ताकि काफिरों को, यानी हमारे बच्चों को डिस्करेज किया जा सके। ठीक है, आपको और मुझे डिस्करेज किया जा सके। सही है, सो ये है जी आपके पास। उसके बाद जी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके पास देखें तो आप अगर देखें तो लाहौर में जी एजुकेशन ज्यादातर इंग्लिश में है। आपके पास सिंध में देखें तो सिंध का ये जो आपके पास पीएमएस होता है उसमें सिंधी भी एडेड है, सिंध में आपके पास सिंधी भी पढ़ाई जाती है, ऐसे है कि नहीं। बलूचिस्तान में बलूची भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, केपीके में आपके पास जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है पश्तो है, वो भी पढ़ाई जाती है, यही है ना मेरे ख्याल से। ठीक है, सो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस जो है ना आपके पास काफी ज्यादा एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं। इंग्लिश की तरफ जाएं, उर्दू की तरफ जाएं, रीजनल लैंग्वेजेस की तरफ जाएं, इस तरह से ये भी आपके पास एजुकेशन को डिस्करेज करते हैं। तो ये भी है जी आपके पास ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन। ठीक है, सर ये को डिस्करेज करते हैं। क्या, तो अगर आप बलूचिस्तान में रह रहे हैं तो आपको उसकी लैंग्वेज आती होगी, केपीके में रह रहे हैं तो उसकी आती होगी, तो ये कैसे लैंग्वेज वेरिएशन जो है वो किस तरह से डिस्करेज कर रही है एजुकेशन सेक्टर को? आप बलूचिस्तान में जाकर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, बताइएगा, बलोची में। नहीं। बलूचिस्तान के पास एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं है, सिंध के पास भी नहीं है, ऐसे ही हसीब सिंध के पास भी नहीं है। सीएसएस की हम बात कर लेते हैं, तो आपको सीएसएस करने किधर आना पड़ेगा, बताइए। पंजाब। या तो आप जाएंगे इस्लामाबाद में, या आप जाएंगे लाहौर में, यही दो शहर है ना जहां पर सीएसएस की बड़ी मार्केट गर्म है। ऐसा ही है, क्या कहते हैं हाशिर, आप भी एजुकेशन हासिल करने लाहौर में ही आए हुए हैं, ऐसे ही है। आदि आप सारे भी जितने भी हैं। ठीक है, अच्छा, अब
मेरा पॉइंट बताने का यहाँ पर क्या मकसद है? हादी हसीब ऐसा ही है, वेयर इज हसीब? यस सर। अच्छा, अब क्या है कि बलोची अगर यहाँ पर आकर पढ़ता है तो क्या वो अच्छे तरीके से, उसका तो सिर्फ एक सब्जेक्ट है बलोची, बाकी 11 सब्जेक्ट्स का क्या? उसने तो इंग्लिश इतनी सारी जिंदगी पढ़ी नहीं है, वो तो उसे डिस्करेज करेगी ना। मेरी बात समझ आ रही है? और खुदा ना खास मेरा ना एक स्टूडेंट, मेरा एक दोस्त था, बल्कि जब मैं हम सीएसएस कर रहे थे, उसामा, बलोची था वो भी। और उसे ना पंजाबी नहीं थी आती, और यानी उसकी इतनी खराब इवन उर्दू भी थी, वो जहां पर उसने इंशाल्लाह बोलना होता था वो इस्तगफार बोल देता था, और जहां पर इस्तगफार बोलना होता था वो इंशाल्लाह बोल देता था। किसी की डेथ हुई तो वो हम वैसे वी वर हैविंग अ डिस्कशन इन पंजाबी, तो वहां पर जो उसने बोल दिया जी इंशाल्लाह माशाल्लाह। तो बताने का मकसद ये है कि आपके पास जो है ना मीडियम ऑफ जो कम्युनिकेशन है ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर मैं आपको बलूची में पढ़ाना शुरू हो जाऊं, या अगर आप सब बलूची हो, तो आप नहीं अंडरस्टैंड कर सकेंगे इस प्रॉपर यानी इन तमाम चीजों को। तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, अल्टीमेटली आप डिस्करेज हो जाएंगे, आप छोड़ जाएंगे। एजुकेशन, हमारा लिटरेसी रेट तो डाउन चला गया ना, ठीक है। फिर हमारी जो एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम होता है, वो जो रट्टेबाजी को प्रमोट किया जाता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा सिर्फ एग्जाम फोकस होता है, स्किल डेवलपमेंट नहीं होती। इनफेक्टिव एजुकेशन पॉलिसीज, हमारी जितनी भी एजुकेशनल पॉलिसीज आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 में दी जाती है, वो भी इनफेक्टिव साबित होती है, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। आपके पास उसके बाद ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ तक आपको समझ में आ गई, ये सारी की सारी जी आपके पास स्टूडेंट्स, you can just write all these as the educational problems of Pakistan। क्लियर है यहां तक? कोई सवाल? वर्दा, ईमान, हाशिर, कोई भी किसी का स्टूडेंट का अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन? नो ठीक है जी, समझ आ गई आप सबको? नो सर। ऑलराइट जी। अच्छा जी, अब यहां पर आगे हम देखते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दी गई थी 2009 में, इसके क्या टारगेट थे? ठीक है, टारगेट थे जी, ये 2009 में दी गई थी। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले था जी हमारा बजट 7% तक लेकर आना है 2015 तक। हम 2025 में खड़े हैं, क्या हमारा स्पेंडिंग आई है? बताइएगा स्टूडेंट्स, मुझे जरा जल्दी जल्दी बता दें, क्या हमारी जो एक बजट थी, यानी कि हमें अपने जीडीपी का 7% तक इसका गोल था कि स्पेंड करना है एजुकेशन पर, क्या हम ये अचीव कर सके हैं? यस और नो, जल्दी से जरा मुझे बता दें। सर आधा भी नहीं कर सके। आधा, और 10 साल ऊपर हो गए हैं मजे की बात आप अगर देखें। नेक्स्ट आपके पास आता है जी, अचीव 100% एनरोलमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। 5 से 16 साल के बच्चे हमारे पास 100% एनरोलमेंट हासिल करें, क्या ये अचीव हुई? यस और नो, बताइएगा। द आंसर इज नो, सिंपल जी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आपके पास कि अचीव 86% लिटरेसी रेट, क्या हमारा 86% अडल्ट लिटरेसी रेट हुआ? नो, द आंसर इज नो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग हो, बेड़ा गर्क हुआ, कुछ भी नहीं हमने किया। रिवाइज करिकुलम, ठीक है, टू डेवलप एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जाए। बच्चे सीएसएस में आगे बैठे और उन्हें एनालिसिस का नहीं पता क्या होता है, नहीं हम अचीव कर सके, ठीक है। उसके बाद जी एनहेंस टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, कि आपके पास एजुकेशन इस तरीके की हो कि बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाया जाए। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डिग्री हासिल करने में और प्रैक्टिकल स्किल्स होने में बड़ा फर्क है। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, मैंने जो डिग्री हासिल की है वो सीएसएस में है ही नहीं है, ये मेरे प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जिसकी वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मेरी बात अंडरस्टैंड आप सब कर रहे हैं? ठीक है। सो यहां पर आपके पास क्या है कि वोकेशनल ट्रेनिंग में हमारी एजुकेशन को और हमारे करिकुलम को इस तरीके से फोर्ज किया जाए कि हमारा करिकुलम क्या कर सके कि आपके पास टेक्निकल और एजुकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली हम 2025 में बैठे हुए और हम ये नहीं कर सके। मदरसा एजुकेशन को भी जो है ना मेन स्ट्रीम किया जाए, इसमें भी रिफॉर्म्स लेकर आए जाएं, हम ये भी नहीं कर सके। एस्टैब्लिश अ नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, आपके पास ये टीचर्स के लिए क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा कि अगर टीचर्स को हायर करना है तो प्रॉपर एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए, ये भी हम नहीं अचीव कर सके। गवर्नेंस और सुपरविजन और अकाउंटेबिलिटी ये सारी इंप्रूव करनी होगी, हम ये भी अचीव नहीं कर सके। सो इसका मतलब है कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो 2009 में हमने स्टार्ट की थी, क्या ये फेलियर हुई है या ये बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई है? क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू सर से? फेलियर है, ठीक है, बिल्कुल जी, यही सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा टारगेट था 86% लेकिन करंट हमारा 62% है, ठीक है। सो ये सारा का सारा यहाँ पर जी मैंने लिख दिया है, आप यहाँ पर इसे पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि सर जी ठीक है, ये फेल तो हो गई, ठीक है हसीब, देखें ये फेल तो हो गई, लेकिन इसके फेल होने के पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है?
रीजन देख लेते हैं। हसीब जरा पढ़िएगा, व्हाट इज द फर्स्ट cause behind the failure of national educational policy? lack of political continuity. ठीक है जी, लैक ऑफ पॉलिटिकल कंटिन्यूटी। हमारे पास पॉलिटिक्स चेंज होती रही, हमारे पास गवर्नमेंट्स चेंज होती रही। जैसे आपको मैंने बताया कि 2009 में जब ये पॉलिसी दी गई, आपके पास पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, लेकिन 16 तक आते आते आपके पास नून लीग भी हुकूमत कर चुकी और इमरान खान पूरा डोमिनेट कर चुके थे उस टाइम तक। तो इस सिनेरियो में आपके पास जो है पॉलिसीज बहुत ज्यादा चेंज हो रही थी, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी अच्छी नहीं थी। इस वजह से जाहिर बात है, जब एक गवर्नमेंट चेंज होती है तो पता है वो नई जब गवर्नमेंट आती है तो वो क्या करती है, पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कंटिन्यू नहीं करती। एमन वो क्या करती है कि पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, मैक्सिमम पॉलिसीज को खत्म कर देती है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन कोई भी पॉलिसी जो कि हमारे मुल्क को कौम की तरक्की के लिए है, गवर्नमेंट्स को वो पॉलिसीज तो लेकर चलनी चाहिए ना साहब, क्या कहते हैं? ऐसा है कि नहीं? ताकि जी सर। पार्टीज की तरक्की ना हो बल्कि मुल्क को कौम की तरक्की हो। बट अल्टीमेट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये चीज हमें देखने को नहीं मिलती। एंड जब हमें ये चीज नहीं देखने को मिलती तो इस वजह से क्या होता है कि आपके पास राबिया पुत्र सारा का सारा जो एजुकेशन का निजाम है और एजुकेशन की पॉलिसी है वो खराब हो जाती है। राबिया मेरी बात समझ आ रही है आपको? मुझे बताइएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट वन भी पढ़ दे जरा हसीब। poor inter provincial coordination. हाँ जी, प्रोविंसेस में आपके पास 18th अमेंडमेंट आ जाती है। 18th अमेंडमेंट में सारी की सारी प्रोविंसेस को अपनी पावर्स प्रोवाइड, यानी अलग अलग पावर्स प्रोवाइड की गई थी। एंड जब सारी की सारी प्रोविंसेस को पावर्स प्रोवाइड की गई थी तो क्या होता है कि हर प्रोविंस अपने तरीके से पॉलिसी को लेकर चलती है। वफाक ने, फेडरल ने एक पॉलिसी दी, लेकिन वो प्रोविंसेस के ऊपर था कि उसे फॉलो करें या ना करें। प्रोविंसेस ने उसे फॉलो नहीं किया एंड अनफॉर्चुनेटली हम उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर सके। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा। फिर जी हमारे पास डेटा ड्रिवन प्लानिंग, हमारे पास कॉर्पोरेट प्लानिंग ही नहीं थी। हमने जो टारगेट सेट किए वो बहुत हाई थे। स्टूडेंट्स आज आपको पता है इंडिया किस नंबर पे इकोनॉमिक स्टैंडिंग में है? बताइएगा, 5th या 4th? फोर्थ। आपको पता है इंडिया की इन्वेस्टमेंट कितनी है एजुकेशन सेक्टर में? करीबन 6%। और हम जो टॉप 20 में भी नहीं आते, हाशिर, हम क्या कह रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जी 2015 तक 7%। ये एक अनरियलिस्टिक गोल नहीं है। 100% हमने जी अपनी एनरोलमेंट रेशियो रखनी है, 100% इंडिया की नहीं है, अमेरिका की नहीं है 100%। तो हम कैसे कितने अनरियलिस्टिक से हमने गोल्स रख लिए जिनकी वजह से हमारी ये पॉलिसी फेल हो गई। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? फिर जी ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज, करप्शन हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स की और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थी काफी ज्यादा थी। फंडिंग्स प्रॉपर्ली नहीं प्रोवाइड की गई। ठीक है, सो ये जी सारे के सारे आपके पास कॉजेज मैंने लिखे हुए हैं। कॉजेज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्यों फेलियर में आए। ये सारे के सारे वही हैं जी, लो एनरोलमेंट इन टेक्निकल, ये सारे के सारे यानी वही पॉलिसी की कंटिन्यूटी है कि हमारा जो था हमारा मेन एम था कि टेक्निकल और एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग को फोकस किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली हम ये नहीं कर सके। अच्छा, ये आपने याद नहीं करना, ये जिस आपने पढ़ लेना है। ठीक है, ये दरअसल पीएमएस के भी यहाँ पर इसमें नोट्स हैं, तो ये पीएमएस के लिए बड़ा जरूरी है, एक एजुकेशन का सब्जेक्ट है उसके लिए। ठीक है, बाकी सीएसएस के लिए सिर्फ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स आपने करनी है और आपने क्या करना है कि उनका वे फॉरवर्ड कर लेना है। एनईपी अगर थोड़ा बहुत देखना है तो आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है जी? वे फॉरवर्ड आपके पास, मैंने कल आपको कोई असाइनमेंट दी थी, मुझे बताइएगा जरा। वो इसकी तो नहीं थी। कौन सी? नो क्रिमिनोलॉजी की थी? सर, क्रिमिनोलॉजी की थी। अच्छा हुआ जी आप सबने मुझे याद करवा दिया। क्रिमिनोलॉजी की हमारे पास असाइनमेंट थी, आई रिमेम्बर। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच जी आप सबका मुझे याद करवाने के लिए। अच्छा जी, खैर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अच्छा स्टूडेंट्स हम यहाँ पर वे फॉरवर्ड देखते हैं तो क्या वे फॉरवर्ड होने चाहिए? सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट्स पैसे हमें एजुकेशन में लगाने की जरूरत नहीं। पता है क्यों? मैं आपको बताता हूँ। देखिए हाशिर, अगर हमारा एजुकेशन का निजाम ही बेड़ा गर्क हुआ है, करिकुलम ही खराब है, तो उस खराब करिकुलम जो कि बच्चों में रट्टेबाजी को शफा क्लास में शफा प्रमोट कर रहा है, हादी, वो वाला एजुकेशन सिस्टम जो कि हमारे बच्चों को कोई स्किल इम्पार्ट नहीं कर रहा, वो एजुकेशन सिस्टम वर्दा जो कि हमारे बच्चों को सिर्फ लकीर का फकीर बना रहा है, ऐसे एजुकेशन सिस्टम में पहले 100 रुपया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझिएगा इस चीज को, हम जिस 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पास 10 बच्चों को, ठीक है, जो है एक जो है क्रैमिंग सिस्टम में इंडल्ज किया जा रहा है। अब अगर हम 100,000 रुपए फॉर एग्जांपल लगाएंगे तो अब 100 बच्चों को इंडल्ज किया जाएगा। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स, हमारा जब हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक स्ट्रक्चरल फ्लो है कि हमारा करिकुलम का बेड़ा गर्क हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर
बहुत ज्यादा बजट को भी स्पेंड करेंगे तो उस सिनेरियो में भी क्या होगा कि हमारा एजुकेशनल निजाम हमें लॉन्ग टर्म में नुकसान ही पहुंचाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? मुझे बताए रट्टेबाज सालों को बताता जाएगा ना। तो वहां से अगर हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी एजुकेशन सेक्टर में खराब करिकुलम के साथ करेंगे तो खराब करिकुलम की वजह से हमारा मुल्क और कौम का और एजुकेशन सेक्टर का और हमारे नेशन का और ज्यादा जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। फिर इस सिनेरियो में सबसे जरूरी क्या है? बजट इंक्रीज करना कि करिकुलम में रिफॉर्म्स लेकर आना? बताइए। रिफॉर्म्स लेके आना करिकुलम में सर। वेरी टीचिंग मेथड में टीचर्स ट्रेनिंग। वेरी गुड जी, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, सो करिकुलम में चेंजिंग्स लेकर आई जाएं। ठीक है, ये आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये आप बता सकते हैं कि हमारे करिकुलम को हमें रिवाइज करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, 21वीं सदी के मुताबिक हमें बनाना पड़ेगा। डिजिटल लिटरेसी स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, आपके सामने मैं कुछ नाम लूं आपको पता ही नहीं होगा वो क्या है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होती है जी? हमने ये सारी स्लाइड्स पढ़नी है। बेटा बिल्कुल पढ़नी है, अच्छी बात है, पढ़ा करें। सर सिंगल ओके सर। नेशनल करिकुलम तो नहीं करना ना पेपर्स के लिए? यार सिंगल नेशनल करिकुलम करने की जरूरत नहीं, पढ़ लीजिएगा बस, मैंने वे फॉरवर्ड ही आपको बताने हैं। ठीक है, ओके सर। लेकिन सिंगल नेशनल करिकुलम पढ़ लीजिएगा, आने वाला नहीं है कभी भी वो। ठीक है, वो अक्सर जो होता है ना, मैंने ये इस वजह से ऐड किया कि मुझे पता है कि अक्सर बच्चे या एक दूसरे से सवाल कर लेते हैं, सर जी सिंगल नेशनल करिकुलम क्या है? तो एटलीस्ट आपको, मुझे ना पता नहीं था सारा पढ़ने के बाद भी, तो मैंने बड़ा इस पे स्टडी किया फिर, तो इस वजह से। सर और मेरे, सिंगल नेशनल करिकुलम क्या है, वो 2009 वाला प्लान? नहीं नहीं, दैट इज समथिंग एल्स। ये खान साहब का दिया हुआ प्रोग्राम है। वो क्या है? ऐसा याद है ना, एक दफा मेरे टीचर थे तो उन्होंने ना मुझसे ये सवाल कर लिया, सुलेमान बताओ जरा सिंगल नेशनल करिकुलम क्या है? मुझे पता ही नहीं था, मैं हालांकि सीएसएस के लिए जा रहा था। तो मैंने इस वजह से ना ऐड कर दिया कि आप पढ़ लीजिएगा, उसके ऊपर सवाल नहीं आने वाला कभी भी। उसके ऊपर कुछ यानी कोई ऐसा नहीं आने वाला जी वाई सिंगल नेशनल करिकुलम फेल, ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, सो डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट है जी, आगे पास टीचर ट्रेनिंग हमें करनी चाहिए। देखिए करिकुलम के एडवांसमेंट के बाद पैसे अभी भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको टीचर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। देखिए ना, अगर टीचर्स आपके पास करप्ट हैं और टीचर्स में आप क्या करेंगे कि ज्यादा बजट एलोकेशन करेंगे, तो शफा 100 अरब रुपया जब आपने इन्वेस्ट किया एजुकेशन में और टीचर ही करप्ट बैठा हुआ है, तो वो तो टीचर की जेब गर्म होगी। मेरी बात समझ रहे हैं हम सारे? थोड़ा सा हमें क्रिटिकली चीजों को देखना है ना, तो इस वजह से अभी भी पॉइंट्स में मतलब वे फॉरवर्ड से जब हम पॉइंट्स लिख रहे थे तब भी इनको लेवलाइज करना होता है कि जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको जो हम ज्यादा इस करके लिखना है प्रायोरिटी देते हैं। आपने। नो 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 नो, आपने प्रॉपर इन्हें जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल वे में लिखना है। ठीक है, ऐसे नहीं आपने लिखना। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी, आपके पास टीचर ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हमें टीचर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग में हम क्या कर सकते हैं कि बीएड फाकरा, बीएड और एमएड को जो है प्रमोट कर सकते हैं। ये जी एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास डिग्रीज होती हैं, इन्हें हम प्रमोट कर सकते हैं। आपके पास फ्रेशर कोर्सेज लेकर आ सकते हैं कि जो भी आपके पास नए टीचर्स हैं उन्हें प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए कि किस तरीके से बच्चों को मैनेज करना है, करियर काउंसलिंग कैसे करनी है, बच्चे पैनिक कर जाएं तो। आपको पता है नर्सरी प्रेप के भी बच्चे अगर देखें तो नए नए जाते हैं स्कूल में, रो रहे होते हैं, टीचर आगे से उन्हें और मारते हैं, तो ये चीज गलत है। ठीक है, फिर जी आपके पास क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स टीचर्स के साथ होने चाहिए कि जो टीचर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है उसे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएं। ठीक है, ताकि अल्टीमेटली हर टीचर को हो कि मैंने ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करनी है, एंड वो स्टूडेंट, वो टीचर जो है वो अच्छे तरीके से जो है अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके और अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस जो है ना कर सके। ठीक है, सो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। मेरी बात सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा। यहाँ पर जी आप बता सकते हैं जी PESRP यानी पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम। ठीक है, हैंड ट्रेन्ड ओवर 100,000 टीचर्स यूजिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो ये एक पंजाब लेवल पर एक इनिशिएटिव लिया गया और ये बड़ा अच्छा, बड़ा एक मजे का जो प्लान था यहाँ पर इनकलकेट किया गया। फिर जी यहाँ पर आपके पास जब टीचर भी ठीक हो गए हैं, बजट आपके पास, रिफॉर्म्स भी आ गए हैं करिकुलम में, फिर आपके पास जो है बजट को इंक्रीज करना चाहिए। आपके पास एटलीस्ट, पाकिस्तान अभी तक अगर देखें तो 0.8% इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी पाकिस्तान को जरूरत है कि हम 4% इन्वेस्ट करें अपनी जीडीपी का, ताकि अल्टीमेटली हमारे पास प्रॉपर और जदीद टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हों, एंड अल्टीमेटली हम बच्चों के, आपको पता है वो इंडिया में अगर आप देखें तो वो यूपीएससी के भी जो आप ऑनलाइन लेक्चर्स आप देखें तो वो कितने जदीद टेक्नोलॉजीज के साथ पढ़ाते हैं। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स होते हैं। लास्ट ईयर ना मैंने सोचा कि चलें जी मैं भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लेता हूँ। आपको पता है पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड कितने का है? 25 लाख का एक। कैन यू बिलीव इट? तो ये बहुत एक्सपेंसिव है।
उधर इतना नहीं है, ठीक है। वहां पर क्योंकि इंसेंटिवाइज किया जाता है टीचर्स को, बड़ा ज्यादा उन्हें जो है ना प्रमोट किया जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स हमें अपने एजुकेशनल सेक्टर में एलोकेशन जो है फंडिंग्स वगैरह को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी एक्सपोजर इंश्योर यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। हमारे पास जो है ये मदरसों की तालीमात, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हमें इन्हें इलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ेगा कि एक सिंगल नेशनल करिकुलम लेकर आना पड़ेगा, ताकि अल्टीमेटली हम क्या कर सकें कि प्रॉपर वे में एजुकेशन को प्रमोट कर सकें, एंड प्रॉपर वे में हम पूरी कंट्री वाइड, देखिए ना, जो पंजाबी पढ़ रहा है वो इस सिंधी भी अगर पढ़े तो हो सकता है कि सिंधी ज्यादा आगे निकल जाए, ठीक है। वो भी बलोची भी अगर वही पढ़े तो हो सकता है बलोची सबसे आगे निकल जाए। तो जब हम सिंगल एक करिकुलम यहाँ पर लेकर आएंगे तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि पूरी कंट्री वाइड में एक जो है हमारे पास करिकुलम का लेवल देखने को मिलेगा। सो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं अल्टीमेटली आपके पास एक यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी, ठीक है। सो दिस इज अनदर थिंग जो कि आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। मेरी बात सबको समझ आ रही है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। मलेशिया में आप देखें तो मलेशिया इंटीग्रेटेड इस्लामिक एंड एजुकेशन, सेकुलर एजुकेशन। अब मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री और मलेशिया ने इस्लामिक तालीमात को भी नहीं छोड़ा। ये मलेशिया ने क्या किया कि इस्लामिक और सेकुलर एजुकेशन दोनों को इंटीग्रेट किया, और अल्टीमेटली बहुत एक बैलेंस और स्किल्ड लेबर आज हमें मलेशिया में देखने को मिलता है, ठीक है। यहां तक आप सबको समझ आ रही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि अल्टीमेटली हम बेहतर सिटीजन्स प्रोड्यूस कर सकें। आपके पास जो एक एजुकेशन और स्किल गैप है, उस एजुकेशन और स्किल गैप को कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप यहां पर बता सकते हैं, ठीक है। फिर जी यूथ एम्प्लॉयमेंट, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है आपके पास। जब हम प्रॉपर देखिए ना यूथ, आप सारे देखें तो हो सकता है कि हम सारे अनएम्प्लॉयड हों, ठीक है, मैं भी अनएम्प्लॉयड हूं। तो इस सिनेरियो में आपके पास क्या होता है कि स्टूडेंट्स आपके पास अगर हम स्किल्स यूथ को प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो सकता है कि वो अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा शफा, यू गेटिंग माय, ठीक है। सो दिस इज अनदर थिंग जो कि आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास है जी जर्मन का डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है कि कनेक्ट करता है ट्रेनिंग को विद इंडस्ट्री को। कि यहाँ पर जर्मनी में क्या होता है कि जब आपको पढ़ाया जाता है ना, तो जर्मनी में पढ़ाने के साथ साथ आपको इंडस्ट्रियल जो है ट्रेनिंग दी जाती है। हादी जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो क्या होता है कि बच्चों के पास डिप्लोमास या आफ्टर वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं तो उनके पास इंडस्ट्रीज का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होता है, और इंडस्ट्रीज उन्हें अच्छे तरीके से जी हायर कर लेती हैं। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? Let me know. Are you all getting my point? यस सर। सही है। सो ये जी आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है जी टेक्नोलॉजी को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों का जरा जो ध्यान है वो भी एजुकेशन की तरफ जरा ज्यादा आएगा। लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, आपके पास प्रोजेक्टर्स होते हैं आपको पता है, और लेटेस्ट इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को जैसे आप देखें तो एडटेक प्लेटफॉर्म्स आपके पास तालीमाबाद है, सबक.pk है। ये जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी तरीके से हम भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा आईएएस ये आपके पास एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। यूपीएससी एक यूट्यूब चैनल है आपके पास इस तरीके से इंडिया के। तो वो बड़ी लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हैं और बच्चों का ध्यान भी उधर होता है, बच्चों को पढ़ने का भी मजा आता है। और पाकिस्तान में खैर ये किया भी जा रहा है। आपको पता है गांव में मैंने एक स्कूल देखा, वहां पर बच्चों को टैबलेट्स प्रोवाइड किए थे गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये आप बता सकते हैं कि टैबलेट्स प्रोवाइड बच्चों को किए जाने चाहिए ताकि बच्चों का ध्यान हो, ठीक है। बच्चों को एजुकेशन सेक्टर में जो है ना काफी इंडल्जेंस हमें देखने को मिले। अच्छा देखिए, आज अगर आप सबको आईपैड प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि चलें जी अपनी सीएसएस की तैयारी आपने अब ऑनलाइन करनी है, पेंसिल भी प्रोवाइड हुआ, एप्पल पेंसिल प्रोवाइड कर दी है, और एप्पल पेंसिल प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको कहा जाए चलें जी नोट्स बनाएं, तो आप तो मजे मजे से ही वो रंग बिरंगे नोट्स बनाएंगे। ऐसा है कि नहीं? मुझे बताइएगा। जी सर। इस सिनेरियो में क्या है कि जब हम ऐसे लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करेंगे ना, तो बच्चों का ध्यान होगा, बच्चों का जो एक इंटरेस्ट है वो हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ, अगर बच्चों का इंटरेस्ट हमने अट्रैक्ट कर लिया तो दे विल बी एबल टू हैव अ वेरी गुड ग्रोथ, ठीक है। फिर जी गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी, जो टीचर्स हमारे एब्सेंस रहते हैं, करप्शन, एब्सेंटिज्म जिसे आप कहते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये तमाम चीजों को हमें काउंटर करना पड़ेगा। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम हम यानी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी जो भी आपके पास टीचर्स हैं, टीचर्स की जो अटेंडेंस है वो फिंगरप्रिंट हो, ठीक है, या आईज के थ्रू हो। अब इसे फेक नहीं किया जा सकता। रजिस्टर वाली तो फेक की जा सकती है, क्यों हसीब, ऐसा है कि नहीं? हसीब की अटेंडेंस लगवानी है तो हसीब की जगह अगर हादी बोल देंगे जी सर हसीब प्रेजेंट है, तो सर साहब जी लगा देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब आपके पास
बायोमेट्रिक जो है यू कैन से कि अटेंडेंस सिस्टम को इनकलकेट किया जाएगा, तो उस टाइम पर उसे चीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा कि टीचर्स प्रेजेंट होंगे, टीचर्स अपनी अटेंडेंस को मार्क करेंगे, एंड अल्टीमेटली जब टीचर्स अपनी अटेंडेंस को मार्क करेंगे दे विल बी एबल टू टीच द स्टूडेंट्स, और अल्टीमेटली हमारे पास एक बेटर वर्कफोर्स प्रोड्यूस हो सकती है। स्कूल्स की परफॉर्मेंस, ठीक है, मेक स्कूल परफॉर्मेंस पब्लिक, स्कूल्स की जितनी भी परफॉर्मेंस हो रही है वो पब्लिक को प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि इस साल में स्कूल ने कितनी तरक्की की, कितनी तरक्की नहीं की, कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चे पास हुए। अल्टीमेटली क्या हो कि स्कूल्स को भी जब पता होगा कि सारे के सारे जो लोकल्स हैं उन्हें इनकी एजुकेशनल या इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, तो स्कूल्स भी क्या करेंगे कि अपनी एजुकेशनल या अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकेंगे। तो ये आप बता सकते हैं। साथ ही साथ जी आपके पास लोकल गवर्नमेंट जो है, इसे स्कूल्स का जो कंट्रोल है ये लोकल गवर्नमेंट को देना चाहिए, ताकि अल्टीमेटली लोकल गवर्नमेंट्स प्रॉपर बजट एलोकेट कर सके स्कूल्स को, एंड लोकल गवर्नमेंट्स क्या करें कि प्रॉपर जो है ओवरसाइट एजुकेशनल सिस्टम्स वगैरह पर रख सकें। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स। सो ये सर सीएसए में भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है, सीएसए में। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। आप कौन सी एकेडमी में पढ़ाती हैं? सर मैंने सीएसए की बात की है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं बिल्कुल, लेकिन ऑन द अदर हैंड यू टोल्ड मी कि यू आर अ टीचर, राइट? तो आप कौन सी एकेडमी में पढ़ाती हैं? सर जहाँ से मैंने मैट्रिकुलेशन की थी। ओके ओके, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यूनिक के बारे में अगर हम देखें ना, तो यूनिक एकेडमी में अगर आप जाते हैं तो यूनिक में भी आपके पास बायोमेट्रिक सारा का सारा जो है ना निज़ाम होता है। तो दैट इज अ गुड सिस्टम जिसमें आपके पास जो है इनकलकेट किया जा सकता है स्टूडेंट टीचर्स को, ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है हमारी सिटी में भी एक एकेडमी ओपन हुई है, उन्होंने भी ये वाला सिस्टम इंटीग्रेट किया है ये बहुत सारा। अच्छी बात है। अब पाकिस्तान स्लोली जो है मूव कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके पास सिंगल नेशनल करिकुलम आ जाता है। सिंगल नेशनल करिकुलम आपने सिर्फ पढ़ लेना है, ठीक है, आपने इसे याद नहीं करना, नो नीड कि आप इसे पाकिस्तान अफेयर्स का ये पार्ट भी नहीं है, जैसे इसे पढ़ लीजिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें ये फेलियर हुआ था या नहीं, ये जरा इसे देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो एक सिस्टम आता है ना, एक मॉडल आपके पास आता है, वो भी आपने पढ़ना है। यहाँ पर आपके पास ये केजरीवाल एजुकेशनल मॉडल मैंने यहाँ पर ये दिया हुआ है। आदि ये पढ़ा था? यस सर। कैसा था ये जी आपके सर पास अच्छा था सर, लेकिन मुझे समझ नहीं आया था इतना। मैं समझा देता हूँ, हैप्पी लर्निंग ये क्या चीजें थी, मुझे नहीं समझ आई। मैं बता देता हूँ जी। ठीक है, अच्छा जी, आपके पास ना इंडिया में एक एजुकेशनल मॉडल पेश किया जाता है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। ठीक है, और ये इस मॉडल को कहा जाता है केजरीवाल एजुकेशनल मॉडल। आप यहाँ पर ना जब आप एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में लिखते हैं ना, तो सिंगल नेशनल करिकुलम को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जरा ना हम इसे पढ़ लेते हैं, चलें। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जो एजुकेशनल सिस्टम पेश करते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका मकसद ये होता है कि स्कूल्स में जितने भी आपके पास उस टाइम पर, यानी महाराष्ट्र में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और महाराष्ट्र में इनका फोकस ये होता है कि आपके पास जो एजुकेशन का सिस्टम है ना, इसे बेहतर किया जाए, हर तरीके के स्कूल ड्रॉप आउट्स को रिड्यूस किया जाए। ड्रॉप आउट्स के बाद आपके पास एजुकेशनल निजाम, यानी वही जो हमारे चैलेंजेस हैं, इनके भी वही चैलेंजेस थे और इन्हें काउंटर करने के बारे में ये बात करते हैं। सबसे पहले आप बता सकते हैं जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट। केजरीवाल का जो गवर्नमेंट सिस्टम था, इसका मेन फोकस यही था कि जितना भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स का, उसे जरा अट्रैक्टिव बनाया जाए, क्लीन और मॉडर्नाइज क्लासरूम्स हो, लाइब्रेरीज आपके पास एडवांस हो, स्मार्ट क्लासरूम्स हो। वही मैंने बताया जी आपके पास मॉडर्न ब्लैक बोर्ड्स, व्हाइट बोर्ड्स वगैरह इनकलकेट किए जाते हैं, लैब्स इनकलकेट की जाती हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को लेकर आ जाता है, ताकि आपके पास स्कूल्स में बच्चों का ध्यान जो है, यानी हम बच्चों की जो अटेंशन है उसे ग्रैब कर सकें। इसमें आप देखें तो स्कूल रेनोवेशन पर करीबन आपके पास 1000 गवर्नमेंट स्कूल्स को रेनोवेट किया जाता है, और करीबन करीबन 8000 क्लासरूम्स को अपग्रेड किया जाता है विद न्यू फर्नीचर एंड एमेनिटीज। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि बच्चों का जो एक अटेंशन स्पैम है वो टुवर्ड्स एजुकेशन काफी बेहतर होता है। एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं जी, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय। ठीक है, ये बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, ये जी आपके पास राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय। ठीक है, द क्लासरूम्स वर रिवैम्प्ड। ठीक है, यहाँ पर एक केस ये सारा का सारा जो एक रिफॉर्म प्रोग्राम है लॉन्च किया जाता है, इसमें यही बताया हुआ है द क्लासरूम्स वर रिवैम्प्ड विद एयर कंडीशनिंग। ठीक है, एयर कंडीशनर्स ऐड किए जाते हैं, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड्स और ये सारी चीजें, ताकि बच्चों का जो ध्यान है वो अट्रैक्ट किया जा सके। फिर जो टीचर ट्रेनिंग वगैरह इंप्रूव की जाती है। ठीक है, दिल्ली में यहाँ पर क्या होता है कि टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रिवैम्प किया जाता है, इसमें रिफॉर्म्स लेकर आए जाते हैं और इंश्योर किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड और मोटिवेटेड टीचर्स को इनकलकेट किया जाए। यहाँ पर आपके पास जो DTU बनाई जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी,
यहाँ पर इसके इस्टेब्लिशमेंट का मकसद ये होता है कि टीचर्स की प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। सो ये भी आप बता सकते हैं। फिर जी एक हैप्पीनेस करिकुलम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन 2018 द हैप्पीनेस करिकुलम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द गवर्नमेंट स्कूल्स अक्रॉस दिल्ली। द करिकुलम फोकस्ड ऑन मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग एंड माइंडफुलनेस। ये एक ऐसा करिकुलम था, यानी ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें ना बच्चों की मेंटल ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाता था। ठीक है, बच्चों को सर जैसे आज के टाइम पर अगर हम देखें तो हमारा रट्टा बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है। सो इस सिनेरियो में ना क्या होता है कि हमारा ये फर्क नहीं पड़ता कि आर वी ग्रोइंग मेंटली साइकोलॉजिकली, क्या हम ग्रोथ कर रहे हैं, यस और नो। बस पहले दिन से यही फोकस होता है कि हम अपना करिकुलम सिलेबस कंप्लीट करें और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वही हम भीड़ चाल की तरह रट्टा मारें, पेपर दें और पास हो जाएं। लेकिन यहां पर इस चीज पर ये जो केजरीवाल मॉडल है ना, केजरीवाल मॉडल में ये चीज को फोकस नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर हैप्पीनेस करिकुलम को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसमें बच्चों की हेल्थ के ऊपर फोकस किया जा रहा था। कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ने की वजह से बच्चों की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अच्छा, आपने कभी ऐसा टाइम देखा है अपने स्कूल्स में जब टीचर्स कह रहे थे जी कल हमने आपके होमवर्क चेक करने हैं, आपकी सारे के सारे काम मुकम्मल हो, और बेचारे बच्चे सारी सारी रात जाके सारा सारा दिन जाके यस सर। कर रहे होते थे? यस सर। कभी हुआ आप में से किसी के साथ? मेरे साथ बड़ी दफा हुआ है, यस सर। कर लेता था उस टाइम पे। अच्छा, अब इस सिनेरियो में ना आपके पास रिसेंटली क्या हुआ कि आई जस्ट वेंट टू समबडीज हाउस, और उनकी ना कोई 7-8 साल की बच्ची थी, और वो ना टेंशन में आगे रो रही है। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है? कहती जी इनके टीचर ने कहा है जी कल जी उन्होंने काम चेक करने हैं, और बेचारी बच्ची के पेपर भी साथ हैं, और साथ ही जी कल पेपर भी और कल होमवर्क भी चेक होना है। तो जाहिर बात है 7-8 साल के बच्चे तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बच्चे साइकोलॉजिकली डायलेमा में चले जाते हैं। तो इस चीज को यहाँ पर काउंटर किया जाता है। इमोशनल स्ट्रेस को हर तरीके से मैनेजमेंट की बच्चों की वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं, बच्चों को गाइड किया जाता है। बच्चे कहते हैं नहीं पढ़ना, चलो जी कोई मसला नहीं है, नहीं पढ़ना, ठीक है। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हैप्पी रखा जाता है। हादी ये था हैप्पीनेस करिकुलम, ठीक है। थैंक यू सो ये सर। आप बता सकते हैं। मॉरल एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है जी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नूर बेटा ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर जी देशभक्ति करिकुलम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। देशभक्ति करिकुलम से मुराद है कि बच्चों को पैट्रियट बनाया जाता है, ठीक है। बच्चों में पैट्रियोटिज्म को प्रमोट किया जाता है ताकि बच्चे अपने मुल्क को कौम की तरफ ऑनेस्ट हो सकें। हमारे मुल्क में ये नहीं है, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। काइंडली आप सब अपने स्क्रीन पर एनोटेशंस मत कीजिए स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको एक चीज बताता हूँ, भूल जाते हैं आप सारे। नेक्स्ट आपके पास है जी हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसमें जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है जिसका नाम था जी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में क्या होता है कि स्टूडेंट्स आपके पास बच्चों में वही जी हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट किया जाता है। फ्री मेडिसिन बच्चों को, अगर स्कूल के दौरान बच्चा कोई बीमार हो गया तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को फ्री मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। बच्चों को मील्स वगैरह जो हेल्दी मील्स हैं प्रोवाइड किए जाते हैं। सो ये आप यहाँ पर जी बता सकते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि रिजल्ट ऑफ केजरीवाल मॉडल क्या होता है, वही पुरानी जो हम नहीं अचीव कर सके वो ये अचीव कर लेते हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस बच्चों की बेहतर हो जाती है। टीचर्स बड़े कॉम्पिटेंट, अब देखिए इंडिया के टीचर्स बड़े तगड़े हैं, आप देखिएगा कभी तो इंडिया के टीचर्स बहुत कॉम्पिटेंट है, स्पेशली दिल्ली के। तो ये सारे के सारे आप यहाँ पर जी पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज ऑल द थिंग्स दैट यू कैन राइट। यहां तक आप सबको समझ आ रहा है, मुझे बताइएगा। ये रिजल्ट्स आपने एक दफा देख लेने हैं, ठीक है। इतना कोई डिटेल में यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं, बट बिकॉज आपको समझ हो सकता है कि ना आता, तो मैंने दैट्स से एलैबोरेट कर दिया है। बट प्रॉब्लम्स में सिर्फ आपने एजुकेशन प्रॉब्लम्स और उनके वे फॉरवर्ड को डिस्कस। All right, students. So with that being said, let's conclude our class. That is all for today. सबको समझ आ रही है बात की? ये जो आपके पास नेशनल इंटीग्रेशन है, एक माइनर टॉपिक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, अभी सेंड कर देता हूं। अगर आपको इसे पढ़ लीजिएगा, अगर समझ आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आएगा तो हम कल इसे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर समझ आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स कल जो है कोई एक नया टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम सारी अपनी क्लास को मूव ऑन कर लेंगे, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज, आई एम एंडिंग द क्लास, आई विल सी यू टुमारो एट 5:30 PM। गॉड ब्लेस यू जी। और 7 बजे जी, 7:30 आपकी क्लास होगी ऐसे की, तो आपने वो अटेंड करनी है। हाँ जी हुमा, बोलें क्या सवाल है आपका? आज क्लास नहीं होनी क्रिमिनोलॉजी?
नहीं बेटा क्रिमिनोलॉजी की नहीं, आज ऐसे की बहुत जरूरी क्लास है। तो ऐसे 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 ज्यादा बात पता क्या है, आप 12 के 12 सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, ऐसे प्रेसी में बचे रह जाते हैं। तो ऐसे प्रेसी पर भी फोकस करना और सर उसका बताएं पॉलिटिकल साइंस का क्या है हिसाब किताब? पॉलिटिकल 7:30 से ये है, पॉलिटिकल साइंस का हिसाब किताब ये है कि पॉलिटिकल साइंस पी से स्टार्ट होता है और आई गेस ई से खत्म होता है। इसमें मुस्लिम सर एक चीज और बता दें पोल साइंस की। और इसमें मुस्लिम फिलोसफर्स अभी सर तक हम पढ़ रहे हैं, कल हमने इमाम गजाली किया है। ये हिसाब किताब है, 9:30 बजे क्लास होती है। और कुछ हसीब? जी सर सर ठीक है 7:30 बस से यही था। आपने पूछा हिसाब किताब, आप प्रॉपर ये पूछना कि आज क्लास होगी कि नहीं। ऑब्वियसली क्लास होगी, ठीक है। सर 7:30 पे होगी ऐसे की ऐसे हाँ जी 7:30 पर ऐसे की होगी बेटा, नाउ से ग्रुप सारों में देखें तो सही, जी मैं देख ठीक है। सो आपने अटेंड करनी है, मैं आपको सारों को लिंक भेज दूंगा, आपने वो लाजमी अटेंड करनी है। आपका ऐसे हो या ना हो, डिस्कस आपका यानी आप जब करेंगे आपके बहुत से सवालों को इंटीग्रेट उसमें किया जाएगा। सो आई वांट 2 घंटे की क्लास हो, पॉलिटिकल साइंस भले आज हमारी ना हो लेकिन वो जरूर होगी, ठीक है। सो वो हमने लाजमी इस पर डिस्कस कर लेना है। एनी फर्दर क्वेश्चंस एनीबॉडी? और अजीता ने एंडिंग द क्लास अपलोड नहीं किया, कर दिया जी, देखें जाकर शफा, अपलोड हो चुका है इमाम गजाली, देखिएगा। सो गॉड ब्लेस यू जी, आई एम एंडिंग द क्लास, अपलोडेड है वो। गॉड ब्लेस यू जी।